नाज़रीन, खबर उर्दू में आपका खैर मुकदम है। आज आपके साथ हम बात करेंगे सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रही है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो देवेंद्र सिंह राणा थे, जम्मू के प्रोविजनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आज उन्होंने फॉर्मली बीजेपी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ज्वाइन कर ली। देवेंद्र सिंह रैना एक फेस माने जाते थे, एक प्रोमिनेंट फेस थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू में। ये बताया जा रहा था कि जैसे फारूक अब्दुल्ला या फिर उमर अब्दुल्ला यहाँ पर कश्मीर में जिस तरह से पार्टी को संभाले हुए हैं, पार्टी की जो लीडरशिप है उसकी क़यादत कर रहे हैं, इसी तरह से जम्मू में देवेंद्र सिंह राणा के बारे में बोला जा रहा था कि ये एक सबसे प्रोमिनेंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर जम्मू में थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। और हालांकि ये बात भी जरूर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो देवेंद्र सिंह राणा है उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी जो कश्मीर में भी मानी जाती थी किसी हद तक, कश्मीर में भी उनके लिए एक कॉर्नर हुआ करता था। आज वही पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में ऑलरेडी उनके भाई जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो जो पीएमओ में इस वक्त है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इस वक्त है, तो इस तरह से ये दोनों भाई जो है भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं और उन्होंने वहां पर फॉर्मली वो ज्वाइन कर लिया। ऐसे सलाथिया जो दूसरे टॉप रंग जो लीडरशिप में आ रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने भी आज वहां पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। 2 दिन पहले ही ऐसी अफवाहें आ चुकी थी और फॉर्मली उसके बाद उन्होंने रिजाइन भी कर लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस से। हालांकि कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है आखिर ये रिजाइन उन्होंने क्यों कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस से। आज हमने इसी बात को लेके आपके साथ हम इस बात पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जम्मू से अश्विनी कुमार जी, जो ब्यूरो हेड रह चुके हैं वहां पर आज तक के भी। उनसे हम पूछेंगे आखिर ये जो क्या जम्मू में अब मिशन जम्मू बीजेपी ने स्टार्ट कर लिया। अश्विनी जी, आपका खैर मकदम है खबर उर्दू में। जी आदाब। जी जी, आदाब। नमस्कार। आपसे पहले ये बता दूं कि कश्मीर में जो हालात हो चुके हैं, पहले जो पीडीपी को इनने पूरा खाली करके रख दिया। जो पीडीपी की जो पार्टी है वहां से सारे लीडर निकल चुके हैं और अपनी पार्टी या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। अब ऑलमोस्ट यहाँ पर कोई ऐसा प्रोमिनेंट फेस नहीं बचा है पीडीपी में। क्या बीजेपी ने अब मिशन जम्मू स्टार्ट किया है? जी आसिफ जी, ये खबर तो आज न्यूज़पेपर पे पिछले 2-3 दिन से चल रही है और आज उन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन कर ली है। ये जो डेवलपमेंट है, मैं आपको बता दूं, पिछले 6 महीने से डेवलपमेंट चल रही है। और अगर थोड़ा सा पीछे और चले जाओ तो करीब 1 साल से इसकी बातचीत चल रही है कि जब से देवेंद्र सिंह राणा, जो कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के खास लेफ्ट और राइट माने जाते थे, और इन्होंने एक जम्मू सब लीडरों को कि इकट्ठे होकर, जिस तरह से कश्मीर के लोग इकट्ठे होकर अपनी आवाज को एक लेकर जाते हैं, इसी तरह जम्मू के लोगों भी इकट्ठा होना चाहिए। जम्मू डिक्लेरेशन जो जब हुआ डिक्लेयर, तो उस वक्त से ये शुरुआत हुई है कि जम्मू के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और जम्मू की आवाज को करने के लिए। और इससे जो है बीजेपी इनके ऊपर नजर डालने शुरू कर दिए। और जब से गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी आ रहे हैं, तब ये असीम, उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा जी, इनको ये बोला गया था कि आप हमें एक असेसमेंट दीजिए कि नेक्स्ट जम्मू का चीफ मिनिस्टर, हिंदू चीफ मिनिस्टर कौन हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को एक तीर से दो शिकार मारने होते हैं। तो उन्होंने देखा कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन हो सकता है अगर जब इलेक्शन करवाए जाए। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिपोर्ट के बाद ये मालूम हुआ कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम जबकि चल रहा था, तो उन्होंने इसके बारे में कोई सहमति नहीं दी। उसके बाद कविंदर गुप्ता का नाम चल रहा था, उस पर सहमति हुई। रविंद्र रैना का नाम चला था, उन पर सहमति हुई। उसके बाद डॉक्टर निर्मल सिंह का जी, तो पहले भी रहे डिप्टी चीफ, उनका नाम चला तो नहीं हुआ। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने ये देखा कि क्या किया जाए, तो इनके पास एक ही चेहरा था। ये वैसे चेहरा है जैसे कि असम में जैसे बीजेपी ने एक चेहरा ढूंढा था और वहां पर उन्होंने एक आदमी को ज्वाइन करके और एकदम जो है वहां पर लाया और आज वो चीफ मिनिस्टर है। और सेम जो है असम जैसी सिचुएशन यहाँ भी इन्होंने बनाई है। और देवेंद्र सिंह राणा जो है, मेरे जो अपना एक्सपीरियंस है जो राजनीतिक गलियारों में, जो कॉरिडोर ऑफ पावर में, कि बीजेपी का नेक्स्ट जो है
चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जो है वो देवेंद्र सिंह राणा होंगे। और एक उनके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव और जो इतना जिसको हम प्रशासनिक तजुर्बा है, क्योंकि उन्होंने उमर अब्दुल्ला के साथ काफी काम किया है, उनके एडवाइजर रहे हैं। और उनको अपना बिजनेस उनका इंडिया में सबसे बड़े मारुति के डीलर हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव बड़े अच्छे हैं, पब्लिक रिलेशन बड़ा अच्छा है इनका साथ। और तो ये चीजें देखकर बीजेपी ने देखा कि इनका जो बिजनेस है बिल्कुल साफ सुथरा है, तो एक कैंडिडेट के ऊपर कोई ऐसा दाग नहीं है, तो उन्होंने एक बड़ी गेम खेली और आज उनको ज्वाइन करवाया। उनके साथ जो है सुरजीत सिंह सलाथिया है, वो भी एक ताकतवर नेता थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और उसके बाद और कितने लोग ज्वाइन करेंगे वो आगे नेक्स्ट स्टेप होगा। और जो कम से कम जो इतना करने के बाद भी, जब से भी मोदी सरकार आई हुई है, तब भी 2014 के बाद इन्होंने दो दफा जो है अपनी सीट निकाली नगरोटा से, जबकि कोई चांस नहीं था कि जब मोदी वेव चल रही हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा से सीट निकाल रहे, और जबकि वहां का जो सिटिंग एमएलए जुगल किशोर वहां का हो, और उसके बावजूद भी सीट निकाला। तो ये सारा देख दुख के उन्होंने ये फैसला किया कि इनको ज्वाइन करवाया जाए। उसके साथ सुरजीत सिंह सलाथिया है, वो भी एक अपने वक्त का बड़े पावरफुल है, और वहाँ के लोग बड़े हैं, विजयपुर का इलाका जो है उनके साथ हैं। और पीडब्ल्यू पावर मिनिस्टर रहे हैं यहाँ पर, और शेख फैमिली के काफी क्लोज रहे हैं। तो दोनों को आज जो है बीजेपी ने काफी बड़ी एक बारी मारी है, और एक गेम प्लान जो है जम्मू कश्मीर राजनीति में उन्होंने चेंज कर दिया है। जी जी अश्विनी जी, मतलब ऐसा हम मतलब मैं इस चीज़ों पे आ रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इस पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 2014 के यहाँ पर जो इलेक्शंस हो चुके, असेंबली इलेक्शंस हुए या फिर उसके बाद जो यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, तो ये बताया जाता था, ये एक तासुर था कि जो बीजेपी की जो यहाँ पर जीत हुई है जम्मू कश्मीर में, लगभग 25 के करीब नशस्तें उन्होंने यहाँ पर हासिल की थी। ये बताया जाता था कि जो यहाँ पर जो पॉपुलैरिटी जो थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, वो यहाँ पर बीजेपी एनकैश कर पाई उस वक्त, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर इतनी मेजॉरिटी में, इतनी जो संख्या में जो उन्होंने यहाँ पर असेंबली सीट्स पे जीत हासिल कर ली। तो इस क्या हम बता सकते हैं कि जो मतलब बीजेपी का जो यहाँ पर जो पावर होने के बावजूद, यहाँ पर वो जो सीटें जीतने के बावजूद एक फेस की कमी थी, उनके पास कोई चेहरा नहीं था उनके पास, जो जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट या फिर इतनी जो डाइवर्स स्टेट है, यहाँ पर जो मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स की है, उसके बाद जो हिंदू का भी एक जो काफी डोमिनेटिंग रीजन है यहाँ पर जम्मू जो है, तो इन दोनों को मिलाने के लिए कोई एक सेक्युलर या फिर एक प्रोमिनेंट फेस की जरूरत थी, जिसकी ये तलाश कर रहे थे, और वो आज तलाश इनकी खत्म हो चुकी है। जी, बिल्कुल सही आपने बोला कि क्योंकि जब मोदी सरकार बनी थी तो एक वक्त उनके पास आया था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है एक डॉक्टर है, प्रोफेशन से, बोलते अच्छा है, इंग्लिश अच्छा बोलते हैं, उर्दू अच्छा बोलते हैं, लिखने पढ़ने हैं। मगर जब उनकी रिपोर्ट्स यहाँ से गई है जी कि वो जो ग्राउंड के आदमी नहीं है, एरोगेंस बड़ी है, जो कि लोग बीजेपी के अपने आप लोग बोलते हैं कि एरोगेंस बड़ी है उनमें, और उसकी वजह से जो है अदरवाइज वो एक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होते वो, क्योंकि बीजेपी में कदावार देता है और पीएमओ में है इस वक्त, और प्राइम मिनिस्टर की भी काफी क्लोज है। तो उनको बता दिया गया है प्राइम मिनिस्टर हाउस ने और बीजेपी के लोगों ने और बाकी के लोगों ने बता दिया उनको कि हम आपके छोटे भाई को ज्वाइन करवा रहे हैं। और आज वो ज्वाइनिंग में वो भी वहां खड़े थे, चाहे वो दिल से थे या नहीं थे, बट वहां पर खड़े थे। और जबकि उनको बताया गया था कि वो आपको ज्वाइनिंग आप ही ने करवानी है, और उस वक्त मंत्री भी खड़े थे वहां पर, दोनों मंत्री खड़े थे। और ये चीज साफ जाहिर है कि बीजेपी ने एक बड़ी बारी एक गेम खेली है, और इससे इस गेम से काफी बदलाव आएगा, क्योंकि जो देवेंद्र सिंह राणा है वो गुजरों में काफी पॉपुलर हैं, और मुस्लिम्स में काफी पॉपुलर है, पुंछ राजौरी में, और इधर नगरोटा और बाकी के जो कठुआ इलाके में काफी पॉपुलर हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी का प्लान है कि अगर शुरू ट्राइब स्टेटस गुजरों को दिया जाता है तो वो एक उनके वो बड़ा पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर जिस तरह से सरकारी नौकरियों में 10% उनके लिए रिजर्वेशन है, अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन में इनको 10% दी जाती है, तो जाहिर है कि 9 सीटें जो है गुजरों को जो है असेंबली में रिजर्वेशन मिलेगी। तो वो पॉजिटिव पॉइंट वो बीजेपी उसको कैश करना चाहते हैं, चाहे वो कश्मीर वादी में गुजर सीट्स हो, चाहे जम्मू में जो रिजर्वेशन होगी वहां की हो। तो ये इलाका जो है, और
सबसे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए ये काफी एक डाउनफॉल है पॉलिटिकल, अगर देखा जाए हम कह सकते हैं एज ए पॉलिटिकल एनालिसिस अगर देखा जाए, क्योंकि बीजेपी में काफी लोगों को गिले शिकवे भी थे देवेंद्र सिंह राणा के कि वो पार्टी में, मगर जबकि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बीजेपी के इंटरेस्टेड हो, तो किसी में इतना दम नहीं है कि वो रिवोल्ट कर सके या बोल सके कि इसको मत लाइएगा, क्योंकि इनका जो पॉलिटिकल कैरियर जो है पीछे का, जब से ये पॉलिटिक्स में आए हैं, हालांकि जी अपने बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह से ये सीनियर है पॉलिटिक्स में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह तो 2008 के बाद आए, जब अमरनाथ यात्रा का एजिटेशन हुआ था, जबकि उससे पहले 2005 में ये बीजेपी इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया जितेंद्र सिंह देवेंद्र राणा ने। तो पॉलिटिकली ये ज्यादा सीनियर है जितेंद्र सिंह की, और समझ भी उनकी ज्यादा है, और अच्छा बोलते हैं, और दिल्ली में भी अच्छा नेटवर्क है। प्लस सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि अरुण जेटली फैमिली के साथ इनका बड़ा अच्छा रिलेशन है, उनकी वाइफ जो है उसकी बहन बनी हुई है, तो उनको उसका काफी फायदा मिलेगा कि बीजेपी के अंदर, और दूसरा इनके जी। पास अच्छा नेटवर्क है। तो मैं आपको बता दूं कि मतलब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिस पार्टी में ये रह रहे थे, तो एक सेक्युलर इमेज बनी हुई है जम्मू कश्मीर में उनकी, तो एक सेक्युलर इमेज में ये रहते थे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। तो जिस वजह से मतलब आप जम्मू में गुजर या बकरवाल तबके की बात करें, या फिर कश्मीर में भी अगर गुजर इलाकों की बात करें, तो ओब्वियसली एक लिंग्विस्टिक जो कनेक्ट जो इनका रहा होगा, या फिर इनका जो एटीट्यूड इनकी ओर रहा होगा, तो एक काफी अकोमोडेटिव। लेकिन बीजेपी की अगर हम पॉलिसी देखेंगे, तो जो माइनॉरिटी अपीजमेंट जिसके खिलाफ वो हैं, हालांकि उनकी ओपन पॉलिसी कोई माइनॉरिटी अपीजमेंट जो भी होगा देश के हर शहरी या फिर नागरिक के लिए सेम होना चाहिए, कोई माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं होगी। आप बात कर रहे हैं कि मतलब अगर शेड्यूल कास्ट का कोई ट्राइबल एरियाज में जो उनको जो दर्जा दिया जाएगा, इसी तरह से बाकी तरह की चीजें, आपको लग रहा है कि जो माफ कीजिएगा, जो देवेंद्र सिंह राणा जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो कर पाए, जो उनका आउटरीच रहा माइनॉरिटीज की ओर जम्मू में, या फिर यहाँ पर मुस्लिम्स की ओर, जो बीजेपी की पार्टी उसमें रहते हुए वो इस तरह से आउटरीच कर सकते हैं, उस तरह से उनके साथ मतलब आगे आ सकते हैं, उनके साथ इस तरह से ओपन माहौल में काम कर सकते हैं कि जैसे वो कर चुके थे आज तक। क्योंकि बीजेपी एक आइडियोलॉजी ड्रिवन पार्टी है, जिसमें बहुत सारा डिसिप्लिन माना जाता है कि मतलब एक डिसिप्लिन के तहत आपको काम करना होगा। आपको क्या लग रहा है देवेंद्र सिंह राणा, जिसकी एक डिफरेंट तरह की ग्रूमिंग है, पॉलिटिकल ग्रूमिंग है, इसमें फिट हो सकते हैं वो? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जहां तक मुझे एक्सपीरियंस है पार्टीज में, इतने साल का जो लोगों के साथ उठना बैठना सब पॉलिटिकल पार्टी के साथ, जिस तरह से जो लैंग्वेज जितेंद्र सिंह यूज करते हैं बाकी पार्टियों के लिए, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, या कांग्रेस के लिए, या बाकी जो कश्मीर बेस्ड पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये वो लैंग्वेज यूज करेंगे। अभी आप देखिए कि कल पार्टी छोड़ने से पहले इन्होंने बिल्कुल सीक्रेट रखा और किसी को बताया नहीं कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जम्मू के हित की बात करूंगा, और उससे पहले ये श्रीनगर गए और वहां पर ये फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों को मिलके आए हैं। उन्होंने ये भी बोला कि मेरा उनके साथ जाति अपना फैमिली रिलेशन है, उठना बैठ रहा है। तो उन्होंने एक ऐसा नहीं किया कि बाहर आके तो गलत काम किया है। वो मुझे नहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला या शेख अब्दुल्ला के ऊपर कोई वो एलिगेशन लगाएंगे। इस तरह का मुझे नहीं लगता कि इस तरह के वो लगाएंगे। उनकी जो लैंग्वेज है बड़ी साफ सुथरी लैंग्वेज होगी, और पढ़े लिखे हैं, वो बेसिकली इंजीनियर है और बिजनेसमैन है, और उनका बिजनेस कश्मीर में चलता है, पूरी इंडिया में उनका बिजनेस है। तो वो मुझे लगता है कि बड़ा सॉफ्ट लैंग्वेज यूज करते हैं। आज भी वो किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, और मुझे लगता है कि वो एडजस्ट कर लेंगे, चाहे वो जितने भी समुदाय हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं, चाहे वो डोगराज हैं, चाहे वो गुज्जर्स हैं, बकरवाल्स हैं, पहाड़ीज हैं, इवन कश्मीरी, कि वो उसमें थोड़ा सा कमी तो आएगी, बट मुझे लगता है कि वो उस कमी को भी पूरा कर लेंगे। जी मतलब अब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, जो जम्मू में एक फेस माना जाता था, दो फेसेस है, ये टॉप दो फेसेस, एस लाठिया और देवेंद्र सिंह राणा। अब दोनों जबकि जा चुके हैं, और ऐसा बोला जा रहा है कि ये तूफान थमने वाला नहीं है। बीजेपी और भी कुछ
ऐसे बड़े बड़े चेहरे जो है वहां से निकाल के अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर तो बीजेपी के लिए बहुत आसान सा काम है ये। वहां पर आराम से कोई भी बीजेपी में शामिल हो सकता है। हालांकि कश्मीर में तो दिक्कत है उन सियासतदानों के लिए जो पार्टीज को बदलना चाहते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आप फ्यूचर इसमें कैसे देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में उनके लिए क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती है जम्मू में? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अभी आपको डिस्ट्रिक्ट चुनाव, ब्लॉक चुनाव हो चुके हैं। और कल जैसे इनको रिजाइन किया उसके बाद इमीडिएटली जो है इनके जो रिजाइन करने के बाद रतन लाल गुप्ता, जो कि फॉर्मर एक वक्त एमएलसी भी होते थे और फॉर्मर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी है, उनको तत्काल जो है अभी 5-6 दिनों के लिए उनको प्रेसिडेंट बना दिया, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट। और मुझे लगता है कि 16 तारीख को प्रोविंशियल प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। और मुझे लगता है कि जो मेरी असेसमेंट है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, और अजय श्रोत्रा जो कि फॉर्मर प्लानिंग मिनिस्टर, फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर होंगे, जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वो बड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफी वो क्लोज रहे हैं, चाहे वो शेख साहब हो, चाहे फारूक साहब हो, चाहे उमर साहब हो। मुझे लगता है कि जब मैंने देखा पॉलिटिक्स में उमर साहब आते हुए, अगर उमर साहब के अगर असली गुरु अगर माना जाए तो ये अजय श्रोत्रा जी हैं, जिन्होंने उनको वो राजनीति में लाया। उन्होंने ही फारूक साहब को जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं, कांग्रेस में लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं। मुझे लगता है कि 16 तारीख को जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहाँ पर जो है प्रोविंशियल जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनका रिजल्ट निकलेगा। उसमें जो है मुस्तफा कमाल और अनिल दर जो हैं, दो वो ऑब्जर्वर्स हैं जो कि चुनाव कराने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उस दिन जो है अजय श्रोत्रा को शायद लाइकली टू बी द नेक्स्ट जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के होंगे। और रतन लाल गुप्ता जो कि अभी टेम्परेरी हैं, वो अभी 16 तक रहेंगे। उसके बाद जो है उनका चुनाव होगा, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के काफी क्लोज रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला के अगर रियली अगर देखा जाए, तब तक मैंने देखा है कि वो उनके गुरु रहे हैं। अजय श्रोता ने उनको पॉलिटिक्स में लाया था, और पहले दिन जब उन्होंने यहाँ स्पीच दी थी तो उस वक्त स्पीच के जो पीछे बोलने वाले थे वो अजय श्रोता थे, और आगे से वो उमर अब्दुल्ला को बोल रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगले एक सप्ताह में, एक वीक में जो है नया प्रेसिडेंट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस देगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोबारा रीएक्टिवेट करने के लिए अजय श्रोत्रा एक पुराने लीडर हैं और काफी एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने एक छोटे वर्कर से लेकर इतनी बड़ी पोस्ट और मंत्री भी बने, एमएलसी बने, एमएलए भी बने, और 2-3 दफा मिनिस्टर भी बने। मुझे लगता है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजय श्रोत्रा होंगे। जी, जी, मतलब चुनावी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे इसका क्या असर होगा? जो देवेंद्र सिंह राणा पार्टी से बाहर हो गए हैं, ग्राउंड लेवल पे मैं आपको आखिर में ये बात अगेन पूछना चाहूंगा कि ग्राउंड लेवल पे, जमीनी सतह पे क्या असर होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जम्मू में? कि क्योंकि देखो जो देवेंद्र सिंह राणा जो थे वो अपने आप एक इंस्टीट्यूशन थे, और अपने आप एक सिस्टम था उनका कि लोगों को इकट्ठा करना, फिर मैनेजमेंट करनी। अगर उनको गाड़ियों की कोई जरूरत होती थी, उनके पास अपनी इतनी गाड़ियां हैं कि हिसाब ही नहीं, को गाड़ी हैं। अगर पूरे अपने सब यूनिटों को वो बोल देते थे तो 500-700-1000 गाड़ी वैसे तैयार हो जाती। हम्म। आएगी उनको अभी थोड़ा सा प्लान करने में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आउट ऑफ पावर जब पार्टी हो जाती है कि सरकार को पार्टी चलाने में काफी दिक्कत आती है। मुझे लगता है कि जब तक चुनाव नहीं होते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में, जब तक चुनाव नहीं होते, हम कह नहीं सकते हैं कि कौन सी पार्टी आती है। अगर तो जम्मू में पूरी की पूरी सीटें जो है, अगर जब डिलिमिटेशन नया बनेगा वो कितनी सीटें जम्मू को आती हैं, अगर पूरी की पूरी सीटें मुस्लिम बेल्ट से और बाकी बेल्टों से भी अगर बीजेपी सीटें ले जाती है, और तो उनका चीफ मिनिस्टर जो है हिंदू चीफ मिनिस्टर अगर होगा, तो वो बीजेपी का वो उसको वो प्लान करेंगे और पूरे देश में ये बताएंगे कि देखो हमने पहली दफा 370 तोड़ा, 35 ए तोड़ा, उसके बाद अब हमने हिंदू चीफ मिनिस्टर भी बना के आपको बता दिया है। तो वो उनके लिए एक राजनीतिक जीत होगी। प्लस अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में ज्यादा सीटें ले जाती है और उनको जरूरत पड़ती है, और उस वक्त अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ मिनिस्टर बनता है, तो जाहिर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला होंगे,
और यहाँ से जो है डिप्टी सीएम फिर जो है देवेंद्र राणा होंगे। तो अगर बीजेपी ज्यादा सीट लेके जाती है तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट देवेंद्र राणा होंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा। जाहिर है कि वहां पर उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला नहीं आएंगे, बट उन्हीं का कोई आदमी जो होगा वो डिप्टी सीएम बनेगा, एक बनेगा या दो बनेगा वो देखना है बाद में। तो ये एक राजनीति है, अब राजनीति शुरू हुई है, देखना है जब तक डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आएगी और ड्राफ्ट बनेगा, लोग इस पर प्रोटेस्ट करेंगे, लोग इसके ऊपर राजनीति करेंगे, उसके बाद जो चुनाव का डिक्लेरेशन होगा, चुनाव में क्या क्या नई चीजें आती हैं। अभी यूपी का चुनाव है, बीजेपी को वो भी लड़ना है, सबसे गेम प्लान तो उनका वही है। अगर यूपी के चुनाव में वो आगे चाहते हैं तो 2024 के चुनाव उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज अगर यूपी का चुनाव नहीं ठीक नहीं चलता है उनके लिए तो उनके लिए गेम प्लान चेंज हो जाएगा। जी 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 जी। मतलब कि बीजेपी का ये सबसे बड़ा कार्ड, अगर मैं बात समझूं तो ये सबसे बड़ा कार्ड अभी तक उन्होंने खेला है पूरी जम्मू कश्मीर की सियासत में, और आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि ये तूफान नहीं थमने वाला। बीजेपी और भी कोशिश करता रहेगा पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े चेहरे जो यहाँ के राजनीति में, यहाँ की पॉलिटिक्स में, उनको अपनी तरफ राग़िब करने के लिए। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया खबर ज्वाइन करने के लिए।